हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। दोस्तों, किसी महान पुरुष ने कहा था कि अगर एक ही घर में रहने वाले अगर एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो वो घर में कभी भी शांति नहीं होगी और बाहर के लोग इस बात पे घुसने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हमारे इंडिया में रहने वाले सारे स्टेट्स अगर एक दूसरे से मिलके नहीं रहेंगे और इंडिया में बनाई गई ऑफिशियल रूल्स को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी शांति की बात नहीं है एंड ये भारत के लिए खतरा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की, जहाँ के सीएम ने जब 2025 एंड 26 का बजट अनाउंस कर रहे थे उस समय इंडिया के जो ऑफिशियल रूपी का सिंबल था उन्होंने कुछ इस सिंबल से दिखाया था। लेकिन इस सिंबल का मतलब आखिर क्या है? इस सिंबल का मतलब है तमिल में रू। तमिलनाडु के सीएम के हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट उन पर ज़बरदस्ती हिंदी इम्पोज करना चाहती है और उनके तमिल कल्चर को, तमिल लैंग्वेज को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। और इंडिया का जो रूपी का सिंबल है वो डी उदय कुमार जी ने बनाया था, जो कि खुद तमिलनाडु से है। एंड आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि साउथ इंडिया के कई सारे स्टेशंस, कई सारे शोरूम्स एंड कई सारे बड़े बड़े दुकानों में जहाँ पर भी हिंदी में कुछ लिखा हुआ होता है वहाँ के लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। एंड ये वैसे ही बात हुई ना कि अगर आप जिस नाव में सवार हैं अगर उसी नाव को ही आप छेड़ोगे तो दूसरे लोगों के साथ आप भी डूब जाओगे। बट आखिर तमिलनाडु को हिंदी से प्रॉब्लम क्या है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज वीडियो को आधा अधूरा देख के ये मत बताना कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। मैं जो भी चीज़ें आपको वीडियो में बताता हूँ वो सारी चीज़ें अच्छे से रिसर्च करके आपको बोलता हूँ, यहाँ वहाँ से उठा के कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं बोल देता हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम फिर क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक ओके, मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को, अबे नान मार लिए। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं है, और भी स्टेट में है। बट इसको हम डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री समझना होगा, तभी हम इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है एंड उसी के साथ और भी कई सारे लैंग्वेजेस है जो कि इंडिया में बोली जाती है। अगर हम टोटल लैंग्वेजेस की बात करें जो इंडिया में बोली जाती है तो 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो इंडिया में बोली जाती है। वैसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम में बात करते हैं एंड डेफिनेटली हर किसी को अपने लैंग्वेज पर गर्व होता है। साउथ इंडिया में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं ऐसी है जो कि द्रविडियन लैंग्वेज से बनी है, जैसे तमिल, और हिंदी जो है वो संस्कृत से बनी है। इसीलिए जो है साउथ इंडिया के लोगों को आज भी हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, और ये इसीलिए होता है कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है और संस्कृत है ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। हर एक वर्ड, हर एक लेटर टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन भारत आजाद होने के बाद भारत सरकार हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहती थी इंडिया का, बट तमिलनाडु के लोगों को ये पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके मन में ये कहीं ना कहीं डर था कि अगर हिंदी इंपोज कर देगी गवर्नमेंट तो तमिल के जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उनके लिए खतरा है एंड आने वाले जनरेशन तमिल को हमेशा हमेशा के लिए भूल भी सकते हैं एंड हमारे कल्चर को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। और इसके वजह से 1965 में इसके ऊपर बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट हुई थी। इस कहानी की शुरुआत तब से शुरू हुई और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ तमिलियंस ही नहीं और भी कई सारे स्टेट्स के जो लोग थे इनको सपोर्ट कर रहे थे। और देखा जाए तो तब से ही साउथ इंडियंस को कई सारे जगहों में थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा था, जैसे मलयालम मूवी के एक्टर तिलकन जी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया था और इनको 1991 में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना था, बट कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से उनको वो अवार्ड नहीं मिला और वो जो अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन जी को दे दिया गया था अग्निपथ के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, 2018 जो था वो तमिल मूवी इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर था, क्योंकि तब जो है वो तमिल के कई सारे मूवीज़ बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे। लेकिन इतने सारे बेस्ट मूवीज़ होने के बावजूद भी उनके एक भी मूवी को नॉमिनेट नहीं किया गया था अवार्ड फंक्शन के लिए। अब इसके बाद तमिल एक्टर एंड डायरेक्टर भारती राजा जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि लोगों को काफ़ी निराश कर दिया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उनके मूवीज़ को अपने रीजनल कॉमेडी को दिए थे अवार्ड फंक्शन में सिलेक्ट करने के लिए, बट रीजनल कॉमेडी जो है वो मूवीज़ को
नेशनल कमेटी के पास नहीं भेजी थी। और इसका रीज़न सिर्फ यही था कि जो कमेटी को मूवी सिलेक्ट करने के लिए काम दिया गया था उसमें कोई भी तमिलियन नहीं था। सिर्फ इसी के वजह से तमिल के कोई भी मूवी को नेशनल कमेटी या अवार्ड फंक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। और जैसे मैंने बताया, और भी स्टेट है जो कि इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। अब अगर कर्नाटका की बात करें, जिसको हम इंडिया का सिलिकॉन वैली मानते हैं और बेंगलुरु को इंडिया का IT हब बोलते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। एंड वहाँ के दिक्कतें शुरू हुई अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजह से। जब 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी एंड इतना खराब थी कि बाहर से लोन लेना पड़ता था। एंड तब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद से इंडिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ थी कर्नाटका के कुछ मिनिस्टर्स का। जहाँ बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश होना चाहती थी, इंडिया में काम करना चाहती थी, बट उस समय इंडिया के गवर्नमेंट से उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बट 1992 में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके बाद बाहर के जो बड़े बड़े कंपनीज थे वो इंडिया में आना शुरू हुए। और वैसे भी जो बाहर की कंपनीज थी वो इंडिया में आना चाहती थी क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसके वजह से उनको यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा मुनाफा होने वाला था। और ऊपर से अब गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करने वाला था, जिसके वजह से इनके लिए काफ़ी आसान हो गई इंडिया में अपने मार्केट चलाना। और तब ये डिसाइड हुई कि कर्नाटका जो है वहाँ पर हम बाहर के जो सारी कंपनीज है जो इंडिया में आना चाहती है उनको हम यहाँ पर कुछ जगहें देंगे जहाँ पर वो एस्टेब्लिश होंगे और अपना काम शुरू करेंगे। क्योंकि जो बेंगलुरु का जो क्लाइमेट था वो तब वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट था इंडिया का। और जो भी कंपनीज इंडिया में आ रही थी उनको अच्छा खासा सक्सेस मिल रहा था। एंड उनको देख के और भी कई सारे जो कंपनीज थे वो भी इंडिया में आना चाहते थे। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कंपनीज को काम करने के लिए लोगों को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता था। एंड इंडिया में कम पैसों में लोग बहुत ही अच्छा काम करते थे। एंड ऊपर से गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा मात्रा में डेवलप कर रही थी। एंड इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जैसे IISc एंड IIM एंड और भी कई सारे टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि यहाँ पर थे, तो कंपनीज को भी बाहर जाके कोई लोगों को हायर करना नहीं पड़ता था। वो उसी के आसपास जाके बच्चों को जो नए नए फ्रेशर्स हैं उनको हायर करती थी। ये सारी चीज़ें देखकर इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंपनीज थे वो भी बेंगलुरु में धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिए। और आज देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, अमेजॉन एंड और भी कई सारे कंपनीज अपना ऑफिस यहाँ एस्टेब्लिश कर दिए, जिसके बाद कर्नाटका बन गया इंडिया का टेक्नोलॉजी हब। अब इसके वजह से सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, पूरे भारत का जो इकोनॉमी था वो एकदम से बूम कर रहा था। अब ये कंपनीज जो बाहर से आई थी ये सिर्फ इंडिया में ही एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करती थी, बल्कि बाहर से भी एम्प्लॉयज़ को इंडिया में लाते थे और इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी इंडिया के बाहर भेजते थे काम करने के लिए उनके दूसरे ऑफिस से। एंड ऐसे में इंडिया के हर कोने से जितने भी तगड़े कोडर्स थे एंड जितने भी स्किलफुल वर्कर्स थे वो सारे बेंगलुरु में शिफ्ट हो रहे थे काम करने के लिए। एंड काम करते करते ये परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। एंड इसके वजह से जो कर्नाटका का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। एंड जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ पर लैंड एरिया भी बढ़ेगा। एंड जो बेंगलुरु का एरिया था वो भी बढ़ रहा था। एंड उनके लोगों के मन में ये डर था कि कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन कम हो जाएगा और बाहर से आने वाले लोगों की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ जाएगी। एंड अगर फ्यूचर में भी देखा जाए तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा और बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ये बात भी उनके हिसाब से सही थी, क्योंकि इंडिया के दूसरे स्टेट से जो भी लोग कर्नाटका में जाते थे ये लोग वहाँ उनके कल्चर को फॉलो करने की जगह उल्टा वहाँ के लोगों को ये मोटिवेट कर रहे थे कि आपको हिंदी में बात करना है। एंड बात तब और ज़्यादा बिगड़ गई जब बाहर से आने वाले लोग वहाँ पर छोटे मोटे क्राइम्स करते हुए पकड़े गए, जैसे लेट नाइट तक सड़क पे शराब पी के लोकल लोगों को डिस्टर्ब करना एंड अश्लील हरकतें करना। एंड बहुत सारे छोटे मोटे क्राइम्स में तो बाहर के लोग ही पकड़े जाते थे। इन्हीं सारे चीज़ों की वजह से वहाँ के लोग ऑलरेडी भड़के हुए थे, लेकिन वहाँ के कुछ भड़काऊ दल लोकल लोगों को और ज़्यादा भड़काने लगे, जिसके बाद से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया। एंड लोग भी बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, जिसके बाद से स्टेशंस में, शोरूम्स में एंड कई सारे दुकानों में जो भी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई थी लोगों ने उसको मिटाने की कोशिश किया। एंड बात तब और ज़्यादा बढ़ गई जब बाहर से आए हुए लोगों को ये लोकल लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर पीटना शुरू कर दिया। और ऐसा होते होते जो प्रोटेस्ट वहाँ के कल्चर को, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए हो रहा था वो दूसरे स्टेट से दुश्मनी में बदल गया।
तो ऐसे में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनके पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रूरल से वहाँ गए हैं, जिनको इतना अच्छे से इंग्लिश में पढ़ना या लिखना नहीं आता है, उनके लिए तो ये काफ़ी बड़ा दिक्कत की बात है। और इमरजेंसी सिचुएशन में आप ही बताओ, अगर कुछ उनको हो गया तो वो कैसे हैंडल करेंगे उन चीज़ों को। एंड अगर वहाँ के गवर्नमेंट को कन्नड़ा को अपना रीजनल लैंग्वेज बनाना है एंड इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज मानती है, तो क्यों ये उर्दू स्कूल्स को 100 करोड़ से भी ज़्यादा फंडिंग करती है। उर्दू तो वैसे भी इंडिया और जिनकी है ही नहीं, वो तो ईरान में बनी हुई एक भाषा है। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिशियंस इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ों पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। ऊपर से लोगों को ऐसे लड़ाई करते हुए देखते रहते हैं और ऊपर से और ज़्यादा भड़काते हैं। और बात तब और ज़्यादा बढ़ गई जब तमिलनाडु के सीएम ने 27 फरवरी 2025 को एक्स पर ये ट्वीट करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को ख़त्म करना चाहती है और पूरे इंडिया में ज़बरदस्ती संस्कृत को इम्पोज करना चाहती है। और वैसा देखा जाए तो तमिलनाडु के जो डीएमके पार्टी है वो अभी ही नहीं 1965 से ही हिंदी के खिलाफ है। और ये बात तब और ज़्यादा बढ़ गई जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडिया में रहने वाले हर इंसान को 3 लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसे में मुझे ये बोलते हुए हंसी आ रही है कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी ये लोग ये पॉलिसी को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। दरअसल इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश के साथ किसी भी 2 लैंग्वेज को सीखना है। चाहे आप अपना रीजनल लैंग्वेज सीखो या किसी भी 2 लैंग्वेज सीखो, बट इंग्लिश के साथ आपको किसी भी 2 लैंग्वेज आना चाहिए। और तमिलनाडु के सीएम के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके ज़बरदस्ती तमिलनाडु में हिंदी को इम्पोज करना चाहती है। उस पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको हिंदी ही सीखना है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इंडिया में भाषाओं की कमी नहीं है। आप चाहो तो कितना भी भाषा सीख सकते हो एंड कितने भी भाषा बोल सकते हो। अब जैसे मैं उड़ीसा से हूँ तो मेरे कुछ दोस्त आंध्रा से हैं एंड कुछ वेस्ट बंगाल से हैं, तो ऐसे में मैं थोड़ा बहुत तेलुगु भी बोल देता हूँ और बंगाली भी समझ लेता हूँ। और मेरे जो दोस्त हैं जो कि बांग्ला बोलते हैं उनको भी ओडिया सीखना है एंड जो आंध्रा के जो मेरे दोस्त हैं वो भी कभी कभी ओडिया में बात कर लेते हैं। एंड मुझे भी नया भाषाएं, नया कल्चर सीखने में अच्छा लगता है। एंड हम सबको हमारे कल्चर को सीखने के साथ साथ हमें भी नई चीज़ों को सीखना चाहिए, जिससे हम नई जगह के बारे में जान पाएंगे, नए लोगों के बारे में जान पाएंगे, नए कल्चर के बारे में जान पाएंगे। तो ऐसे में ये हमारे लिए ही अच्छी बात है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम इंडिया को और अच्छे से जानेंगे। तो इन सब के बाद हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी भाषा या किसी भी जाति के लोग या किसी भी कल्चर को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी बातें अगर गवर्नमेंट अपने आम जनताओं को बताएगी तो उनका पॉलिटिक्स कैसे चलेगा। इसीलिए पॉलिसीज को मिसलीड करके एजेंडा बनाया जाता है ताकि लोग एक दूसरे से लड़ते रहें और एक्चुअल मुद्दे पर गवर्नमेंट पर क्वेश्चन ना करें। एंड ये जो रूपी का सिंबल हटा के तमिल का ये जो सिंबल है वो दिखाना, ये कहीं ना कहीं डी उदय कुमार जी जो कि तमिलनाडु से है उनको ही नीचा दिखाने जैसा है। और वहाँ के गवर्नमेंट हिंदी को वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये उनके ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इन चीज़ों के वजह से बाहर के स्टेट से जो भी वहाँ साउथ इंडिया में जाता है उनको काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है, जिसके वजह से वहाँ का जो टूरिज़्म है वो भी कम हो सकता है। एंड वहाँ के लोगों के लिए भी ये काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पढ़ाई करता है वो तो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहेगा ना, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के और भी कई जगहों पर जाएगा। उनके लिए भी नई भाषाएँ समझने के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एंड इस चीज़ की वजह से वहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम करने या पढ़ने जाते हैं वो भी जाना कम कर देंगे। और ये सारी चीज़ें वहाँ के पॉलिटिशियंस को आम लोगों के बीच समझाना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को एक दूसरे से साथ लड़ाई कराना। और दोस्तों आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जब जब भारत पर संकट आया है तब तब एक स्टेट ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जैसे 2013 में केदारनाथ में इतना बड़ा बाढ़ आया था तो साउथ इंडिया के एक ही ट्रस्ट ने 68 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा वहाँ पर डोनेट किया था। एंड जब केरला में भी बाढ़ आया था तो पूरे इंडिया से कई सारे स्टेट्स ने मिलके करोड़ों रुपए वहाँ पर डोनेट किए थे। एंड सिर्फ यही यूनिटी के लिए ही तो भारत बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एंड चाहे आप किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हो तो आप उनके कल्चर को फॉलो करो और जानने की कोशिश करो, और कभी भी उनके कल्चर को डिसरेस्पेक्ट मत करो और उनके लैंग्वेज को भी जानने की कोशिश करो।
एंड अगर कोई भी आपके स्टेट में आता है या आपके एरिया में रहने आता है और उनको आपका कल्चर नहीं पता है, आपका लैंग्वेज नहीं पता है, तो आप उनको सिखाओ और उनको समझाओ कि आपका कल्चर कैसा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भड़काऊ दल, न्यूज़ या सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी पॉलिटिशियन के बात में आके कोई भी डिसीजन मत ले लेना। हमेशा खुद रिसर्च करके अच्छे से देखना कि क्या सही है क्या गलत है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर बुरा लगा तो डिसलाइक करना, लेकिन दोनों ही केसेस में वीडियो को प्लीज शेयर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।